हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज कंटिन्यू करेंगे हम चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th, दैट इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो नरेटर है वो अपनी फैमिली के साथ एक वॉयज पर निकला है प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, और अब उन्होंने जब केप टाउन क्रॉस कर लिया और वो साउदर्न इंडियन ओशन की तरफ आ रहे हैं तो किस तरीके से मौसम ख़राब हो गया है और एक ह्यूज वेव ने उनका जो बोट था जिसका नाम था वेव वॉकर उसको हिट किया है, जो बुरी तरीके से अब स्मैश हो चुकी है और वो किसी तरीके से उनको लेकर आगे चल रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से नरेटर वाज स्टिल ट्राइंग टू जस्ट मूव अहेड एंड सेव हिज फैमिली। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तभी मुझे याद आया कि नीचे चार्ट रूम में एक और इलेक्ट्रिक पंप था। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. और वो एक आउट पाइप से जिससे कि पानी बाहर जा सके उससे जोड़कर हमने उसको यूज़ करना शुरू किया और धन्यवाद किया कि आखिरकार वो काम कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, stirring and working the radio. और वो रात बड़ी भयानक थी क्योंकि बहुत ठंड थी, बहुत बिटरली ठंडी हवा चल रही थी और सारी रात हम लोग पंपिंग कर रहे थे पानी को, व्हील पकड़ कर खड़े थे, रेडियो पर बात चल रही थी, हम लोगों के काम कर रहे थे। We were getting no replies to our Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. और हम लोग रेडियो पे ट्राई कर रहे थे अपने मेडे कॉल्स को। मेडे कॉल्स क्या होती हैं? वो कॉल्स होती हैं, दीज आर द डिस्ट्रेस मैसेजेस सेंट ओवर द रेडियो। वो ट्राई करते हैं, ये शिप्स के द्वारा भेजी जाती हैं कि किसी दूसरे शिप को मिल जाए, और वो ये एमरजेंसी कॉल्स होती हैं बेसिकली। लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं था कि इन कॉल्स का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था क्योंकि वो दुनिया के एक रिमोट कॉर्नर पे थे। स्यूज हैड swollen alarmingly, और उसका जो स्यू थी उनकी बेटी, उसका सर जो है बड़े खतरनाक तरीके से उसकी सूजन, उसकी स्वेलिंग बढ़ती जा रही थी। शी हैड 2 enormous black eyes, उसकी आंखें बहुत काली हो चुकी थी, बहुत मोटी हो चुकी थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने अपनी बाजू पर हमें एक डीप कट भी दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. और जब मैंने उससे पूछा कि उसने इस कट के बारे में, अपनी चोट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने जवाब दिया कि वो मुझे परेशान करना नहीं चाहती थी उस समय जब कि मैं सारी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा था। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. और अब 3 जनवरी की सुबह तक हमने पंप से इतना पानी बाहर निकाल लिया था, इतना पानी पंप आउट कर लिया था कि अब हम रोटेशन में 2-2 घंटे का रेस्ट कर सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boat's main ribs frames were smashed down to the keel. लेकिन अब भी पानी जो है एंटर कर रहा था कहीं से, और कहीं ना कहीं एक लीक था वाटर लाइन में। वाटर लाइन होता है कि जो लेवल होता है बोट का वाटर में, वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई लीक था जिससे लगातार पानी आ रहा था और जिसको चेक करना ज़रूरी था। और मैंने जब ये चेक किया तो पाया कि जो बोट का मेन रिब फ्रेम था वो बुरी तरीके से टूट गया था कील के पास से। कील क्या होता है कि वर्टिकल स्टील का एक फिक्स स्टील पार्ट होता है जो कि बॉटम ऑफ द बोट में फिक्स होता है। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboards partition. और क्योंकि वो जो स्टारबोर्ड साइड थी, जो राइट साइड ऑफ द बोट थी, वो पूरी तरीके से स्मैश हो चुकी थी, अंदर को धंस चुकी थी, तो उनको वो सिर्फ कुछ अलमारियों के सहारे ही वो हिस्सा खड़ा हुआ था, अलमारियों की दीवार के सहारे। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. जब से उस इनॉर्मस ह्यूज वेव ने हमें हिट किया था तब से 15 घंटे हो गए थे, हमने सरवाइव किया, लेकिन अब वेव वॉकर की वो हालत नहीं थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके।
I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. और मैंने फिर दोबारा से कुछ चार्ट्स में कैलकुलेट किया और पाया कि यहाँ से कुछ 100 दूरी पर ईस्ट की साइड कुछ दो छोटे आइलैंड्स हैं. वन ऑफ दैम एले एम्स्टरडम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. उनमें से एक था एले एम्स्टरडम जो कि फ्रेंच की साइंटिफिक चीज़ों को करने के लिए उन्होंने एक बेस बना रखा था. आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन. अब हमारा एकमात्र यही होप थी कि किस तरीके से हम इस वास्ट ओशन में इन पिन प्रिक्स साइज़ के आइलैंड को इसको ढूंढ लें और वहाँ पहुँचे. पिन प्रिक्स क्या होता है? जब हम सुई से आप किसी निडल से या किसी पिन से आप छेद करोगे किसी जगह तो एक छोटा सा होल बन जाता है. तो ये आइलैंड्स इस महान वास्ट ओशन में वो पिन प्रिक्स के इक्वल ही थे. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल. Our chances would be slim indeed. लेकिन जब तक सीज एंड विंड अबेटेड मीन्स बिकम लेस इंटेंस, जब तक हवाएं और समुद्र लेस इंटेंस नहीं हो जाता, शांत नहीं हो जाता, तब तक हम अपनी सेल को हॉइस्ट नहीं कर सकते, लहरा नहीं सकते थे. Our chances would be slim indeed. और हमारे इस तरीके से हमारे बचने के चांसेस बहुत ही कम थे. द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. क्योंकि उस वेव की हिट से जो हमारा ऑक्सिलरी इंजन था, जब हमारा सहायक इंजन था, उसने काम करना बंद कर दिया था. ऑन January 4, आफ्टर 36 hours ऑफ कॉन्टिन्यूस पंपिंग, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. और अब 4 जनवरी को जब हमें 36 घंटे हो गए थे लगातार हम उस पानी को पंप आउट कर रहे थे बोट से बाहर. अब बोट के अंदर कुछ सेंटीमीटर्स पानी ही बचा था बाहर निकालने के लिए. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. अब हमें सिर्फ उतना ही पानी निकालना पड़ रहा था जितना अंदर आ रहा था. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. लेकिन अभी भी हम कोई सेल हॉइस्ट नहीं कर सकते थे मेन मास्ट पर. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. सो वी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर. अब इसलिए हमने क्या किया, रिगिंग होती है जो सिस्टम ऑफ रोप्स टू सपोर्ट शिप और द मस. तो क्योंकि मेन मस हमें नहीं पता था कि क्या वो इतना बर्दाश्त कर पाएगा, तो हमें नहीं पता था कि रिगिंग इतना प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगी या नहीं. क्योंकि हल ज़रा सा भी अगर प्रेशर पड़ेगा तो जो हल था यानी जो ढांचा था हमारी बोट का वो टूट कर बिखर सकता था. तो हमने छोटी स्मॉल जिप को ही हॉइस्ट किया और अब हम उस तरफ चल पड़े जहां हमने अंदाज़ा लगाया था कि दो छोटे आइलैंड हो सकते थे. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. और वहाँ पर उस समय मैरी ने हमें कुछ क्रैकर बिस्किट्स ला के दिए, कुछ कॉर्न बीफ ला कर दिया, वो हमने खाया, जो कि हमारा पहला मील था पिछले 2 दिन में. बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. लेकिन जो हमारा रेस्ट था वो थोड़े ही समय का था. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. क्योंकि शाम को 4 बजे दोबारा से हमारे पीछे बहुत बड़े बड़े ब्लैक क्लाउड्स ने फॉर्म होना शुरू कर दिया. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर. और 1 घंटे के अंदर अंदर ही हवा की स्पीड 40 knots हो गई और जो वो समुद्र था दोबारा से हमारी तरफ गहराने लगा. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. और जो मौसम था वो लगातार ख़राब होता जा रहा था, सारी रात वो ख़राब रहा और सुबह जनवरी 5 को सिचुएशन और भी ख़राब हो गई. When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" और जब मैं बच्चों के पास उनको कंफर्ट करने के लिए गया तो जॉन ने मुझसे पूछा, क्या डैडी हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई. तो मैं उसे अश्योर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बोला कि डैडी कोई बात नहीं, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब एक साथ हैं तो. मैं, आप, मम्मी और स्यू, अगर हम सब एक साथ हैं तो मुझे मरने से डर नहीं लगता. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैबिन
determined to fight the sea with everything I had. मेरे पास कोई शब्द नहीं थे जिससे मैं रिस्पॉन्ड कर पाता उस बच्चे के करेज का, लेकिन जब मैं उन बच्चों के रूम से निकला, कैबिन से निकला, तो मैं डिटरमाइंड था कि मेरे पास जितना भी सामान है मैं उन सब सामान की हेल्प से इस सी में फ़ाइट करने की कोशिश करूँगा, अपने आप को और अपनी फैमिली को ज़िंदा इस समुद्र से बाहर निकाल कर ले जाऊँगा. To protect the weakened starboard side, I decided to have to, with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. तो अब क्योंकि स्टारबोर्ड बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी, तो उसको संभालने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि हम हैव टू मीन्स बहाव के साथ ही बहेंगे, और जो अनडैमेज पोर्ट था उसको किसी तरीके से ऑन कमिंग वेव से बचाने की कोशिश करेंगे. इसके लिए उसने क्या करा कि उसने एक सी एंकर बनाया नायलॉन रोप का, जो कि कमज़ोर पड़ चुकी थी, उसको बेटर किया, काम चलाऊ एक एंकर उसने क्रिएट किया नायलॉन रोप से, और उसको 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल से बांध दिया जो कि केरोसिन के थे, यानी कि 22 लीटर का केरोसिन उन बैरल्स के अंदर आ सका. बैरल होता है कंटेनर जिसके अंदर हम लिक्विड रख सकते हैं, उनसे उसने एक एंकर बनाया. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was near. और उस शाम को मैं और मेरी पत्नी मैरी एक दूसरे का हाथ थाम कर वहाँ बैठे रहे, और क्योंकि हमें ये लग रहा था कि अब हमारा अंत पास है, क्योंकि शिप के अंदर टूटे हुए प्लैंक से, जो ब्रोकन प्लैंक से लकड़ी के जहाँ भी वो टूटा हुआ था, वहाँ से पानी बहुत अधिक मात्रा में अंदर आ रहा था. But wave walker rode out the storm, and by morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. लेकिन वेव वॉकर ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी. वो स्टॉर्म से आगे निकल गई, उस स्टॉर्म को ओवरकम कर लिया, और 6 जनवरी की सुबह जब हवा शांत हो गई, तब मैंने सेक्सटेंट को रीड करने की कोशिश की. सेक्सटेंट क्या होता है? एक नेविगेशन डिवाइस होता है. Back in the chart room, I worked on wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. और फिर उसके बाद मैंने कुछ अपनी कैलकुलेशन शुरू की कि किस तरफ हमारा बहाव है, किस तरफ करंट, जो पानी का बहाव है वो किस तरफ है, हवा की क्या स्पीड है, हमारी बोट की क्या स्पीड चल रही है. इन सब चीज़ों पर मैंने कैलकुलेशन किया, और जो मैंने बेस्ट कैलकुलेशन कर सकता था वो ये निकल कर आया कि हम इस ओशन में लगभग 150 किलोमीटर्स दूर कहीं ओशन में है, और हम एक 65 किलोमीटर बड़े चौड़े आइलैंड को ढूंढ रहे हैं. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. और जब मैं ये सब सोच रहा था, स्यू ने मुझे वहाँ ज्वाइन किया, हालांकि उसको बहुत दर्द हो रहा था. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. और उसकी जो लेफ़्ट साइड थी हेड की, वो बहुत ज़्यादा सूज चुकी थी, और उसकी जो आंखें सूजन की वजह से काली हो गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ स्लिट्स की तरह नज़र आ रही थी, यानी कि एक कट की तरह नज़र आ रही थी. पूरी आंखें खोलने में वो एबल नहीं थी. और उसने वहाँ आकर मुझे एक कार्ड दिया. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स. और उसके फ्रंट पर उसने मेरा और मैरी का, यानी अपनी मदर का कैरिकेचर्स यानी कार्टून्स बना रखे थे, और उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे. हेयर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, कि यहाँ पर हैं कुछ फ़नी लोग, क्या ये आपको हंसाते थे. आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं भी इनके साथ बहुत हंसती थी. इनसाइड वॉज अ मैसेज, ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट. और अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था कि मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूँ, मैं नहीं बता सकती, और ये कार्ड एक ज़रिया है आपको थैंक यू कहने का, और हम बेस्ट होने की ही उम्मीद रख सकते हैं, हमें होप नहीं छोड़नी है.
और किसी ना किसी तरीके से हम इससे बाहर निकल ही आएंगे, हम इस पर काबू कर ही लेंगे। तो यहाँ इट इज़ शोन द ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर ऑफ हिज चिल्ड्रन। I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been connected for magnetic variations. मैं बार बार कैलकुलेशंस कर रहा था, हमारा जो मेन कंपास था वो खो चुका था, वो टूट चुका था, और अब मैं एक स्पेयर वन को यूज़ कर रहा था जो कि बेसिकली मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए ठीक कैलकुलेशंस नहीं दे सकता था। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. मैंने दोबारा से कैलकुलेशंस की और जितनी भी गुंजाइश थी कि जिस तरीके से जो वेस्टर्ली हवाएं चल रही थी और साथ ही साथ जो इंडियन ओशन का बहाव था, वो इन सब के प्रेशर से हम किस तरफ जा सकते थे और कितने समय हमें लग सकता था। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel. He could expect to see the island at about 5 p.m. लगभग 2 बजे दोपहर को मैं डेक पर वापस गया और मैंने लैरी को कहा कि वो अपना स्टेयरिंग को घुमा ले 185 डिग्री के एंगल पर, और अगर हम लकी रहे, हालांकि ये सब बात मैं उसको कन्विक्शन से बोल रहा था लेकिन मुझे पूरा भरोसा नहीं था, अगर हम लकी रहे तो हम शायद 5 बजे तक उस आइलैंड को ढूंढ ही लेंगे, पहुंच जाएंगे वहाँ तक। Then with a heavy heart, I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. और फिर मैं नीचे गया बड़े भारी दिल के साथ और मैं बंक पर गया, चढ़ा और अमेजिंगली मुझे डॉज्ड ऑफ यानी मैं सो गया। When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. और जब मेरी आँख खुली तो 6 बज चुके थे और अंधेरा हो चुका था, और अब मुझे पूरा भरोसा था कि हमने आइलैंड्स को मिस कर दिया होगा, क्योंकि जितना जैसी सेल हमारे पास थी उसके साथ अब हम वेस्टर्ली विंड्स का सामना नहीं कर सकते थे, पीछे मुड़ना हम अलाउ नहीं कर सकते थे। At that moment, a tussle had appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. तभी उसी समय एक टसल मीन्स एक ऐसा सर जो कि अनटाइडली स्कैटर्ड हेयर के साथ था, वो मेरे सामने आया और वो जॉनथन था। उसने मुझसे कहा कि क्या मैं आपको गले लगा सकता था। स्यू उसके पीछे ही खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। मैंने पूछा मुझे क्यों गले लगाया जा रहा है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप इस दुनिया में बेस्ट डैडी हो एंड द बेस्ट कैप्टन, और बेस्ट कैप्टन भी हो, उसके बेटे ने जवाब दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। फिर मैंने उसे जवाब दिया कि नहीं, शायद आज नहीं। वाई, यू मस्ट बी, सेड स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। और फिर स्यू ने पूरे विश्वास के साथ थोड़े से रूखे स्वभाव के साथ कहा कि क्यों, आपने तो वो आइलैंड ढूंढ लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, और मैं जोर से चिल्लाया, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, द कोरस एज बिग एज अ बैटलशिप। और वो दोनों ही एक साथ चिल्लाकर बोले कि वो बिल्कुल हमारे सामने है और इतना बड़ा है जितना कि एक बैटलशिप होता है। आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ LA एम्स्टर्डम। मैं भागकर डेक पर गया और फिर बड़े रिलैक्सिंग मूड में मैंने वो स्टार्क आउटलाइन यानी हार्ड आउटलाइन देखी उस द्वीप की, उस आइलैंड की, LA एम्स्टर्डम की। इट वॉज ओनली अ ब्लीक piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. हालांकि वो एक काला टुकड़ा था, जो कि एक वोल्केनिक रॉक का हिस्सा था, और यहाँ पर कोई ज़्यादा वेजिटेशन नहीं थी, लेकिन ये दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था, ब्लैक होते हुए भी। क्यों? क्योंकि उस आइलैंड ने उनको बचाया था। कहा जाता है ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो ये तिनका ही उनको वहाँ मिला था इतने वास्ट ओशन में। We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. और फिर उस रात को हम वहीं उस शोर से थोड़ी दूर पर ही एंकर डालकर रुके रहे, और अगली सुबह उस आइलैंड में रहने वाले 28 जो लोग थे उन लोगों ने हमें चीयर अप किया और उनकी मदद से हम उस आइलैंड पर पहुंच सके। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and hubby.
cheerful and optimistic under the direst stress. और उस समय जब मैंने अपना पैर रखा उस ज़मीन के ऊपर, टच किया मेरे पैरों ने, तो मुझे सबसे पहले ध्यान आया लैरी और हर्बी का, जिन्होंने कि अपना ऑप्टिमिस्टिज्म यानी कि अपनी होपफुलनेस नहीं छोड़ी इस बहुत बुरे समय में भी, इस दबाव में भी, एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। साथ ही साथ अपनी पत्नी मैरी का भी, जिसने कि क्रूशियल एमरजेंसी आवर्स में भी व्हील को नहीं छोड़ा। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी। और सबसे ज़्यादा ध्यान था मुझे, मेरे दिमाग में चल रही थी उस छोटी सी लड़की की बात, जो कि हमें अपनी हैंड इंजरी के बारे में बताकर परेशान करना नहीं चाहती थी। Which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. और वो जो हेड इंजरी थी जिसको दूर करने के लिए उसके 6 माइनर ऑपरेशंस हुए, क्योंकि वहाँ पर एक ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी स्किन और स्कल के बीच में, और साथ ही साथ उस छोटे से 6 साल के लड़के के लिए जो कि मरने से नहीं डरता। So that was the story. I hope you people have understood the story. Let me tell you the themes of the chapter. The main theme of the chapter is optimism, determination and will power. कि अगर आप optimistic हो, आपके अंदर determination है और आपकी will power strong है, तो आप बड़े से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हो। दूसरा है unity and courage. अगर आप अपनी फैमिली के साथ यूनाइटेड हो, आप अलग नहीं हो, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ यूनिटी में हो और साहस है आपके अंदर, तो आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, सारी मुश्किलों को ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू, बट लाइक माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग।